साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। साथियों, मैंने आपसे एक वीडियो बना करके पूछा था कि आपदा प्रबंधन को लेकर के आप लोगों के क्या विचार हैं, क्या आपदा प्रबंधन की क्लासेस होनी चाहिए। तो उसी क्रम में अब हम प्रॉपर आपदा और आपदा प्रबंधन की रेगुलर क्लासेस यहाँ पर लेकर के आएंगे, ठीक है। और अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो ये टॉपिक साथियों UPSSC के लिए बिल्कुल नया है। उसका रीज़न है कि UPSSC में पहले ये टॉपिक पूछा ही नहीं जाता था। जो नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं, आप किसी भी एग्जाम को, जैसे जब से पैट आया है उससे पहले कि आप एग्जाम को देखो और पैट के आने के बाद भी कुछ समय तक जो एग्जाम हुए उनको आप देखो तो आपको पता चलेगा बहुत बेसिक चीज़ें आती थी। वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी, यही सब आपका रहता था। बट अब UPSSC ने अपने आप को पूरी तरीके से चेंज कर लिया है, तो उसी क्रम में एक नई चीज़ एग्जाम में पूछी जाने लगी है और वो है आपदा और आपदा प्रबंधन, ठीक है। ये UPSSC में पहले पूछा ही नहीं जाता था, ये पूछा जाता था PSC के जो एग्ज़ाम होते हैं, जो PCS वगैरह होते हैं, जो IAS होते हैं, वहाँ पूछा जाता था। तो PCS में जो GS3 का पेपर होता है वहाँ पर ये आने वाली चीज़ थी, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, है ना। तो GS3 में ये टॉपिक आया करता था, लेकिन अब चूँकि UPSSC भी अपने आप को अपडेट कर रही है तो अब वहाँ भी ये पूछे जाने लगा है। अब इसके साथ समस्या ये है कि लोगों के इसके सोर्स ही नहीं पता है कि कहाँ से इसको पढ़ा जाए। तो इसीलिए इस समस्या को देखते हुए मैंने तय किया है कि इसको मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और वही हम उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आ जाए और हम उसे कर लें, ठीक है ना। बात समझ पा रहे हो? तो चलिए जल्दी से इसको हम शुरू करते हैं, इस टॉपिक को शुरू करते हैं, ठीक है। पेपर में इसका जो नंबर रहेगा वो करीब करीब 5 अंक का रहेगा। जैसे आप लोअर PCS देने जाओगे, अभी लेखपाल का पेपर हुआ या आगे भी जो भी परीक्षाएं हो सकती हैं, तो वहाँ पर भी ये आने की इसकी प्रबल संभावना रहेगी 5 अंक में। तो 5 अंक में हम केवल वही चीज़ें देखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकती हैं। थोड़ा समझ, थोड़ा फैक्ट, दोनों को मिला करके साथ चलेंगे। तो अगर हम इस टॉपिक को शुरू करें तो सबसे पहले बात करते हैं आपदा क्या होती है। आपदा क्या है? तो आपदा का अर्थ है यहाँ पर कोई भी ऐसी मानवीय अथवा प्राकृतिक घटना जिससे बड़े पैमाने पे जनधन, मानवीय अथवा पर्यावरण की हानि हो। यानी कोई भी ऐसी घटना चाहे इंसानों द्वारा की गई है या फिर वो प्राकृतिक है और उस घटना के होने से अगर जनधन की हानि हो रही है, इंसानों की हानि हो रही है या पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, तो इस प्रकार की किसी भी घटना को हम कहते हैं कि यह अपने आप में आपदा है। लेकिन ये केवल इतना छोटा सा वर्ड नहीं है कि हमने इसको कह दिया और हो गया। एक्चुअल में आपदा के भी कई सारे चरण होते हैं जिनको आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वहीं हम बात करें आपदा प्रबंधन क्या है, तो देखो आपदा तो धरती पर आएंगी ही, क्योंकि आपदाएं हर बार इंसानों की वजह से नहीं आती हैं, ये प्राकृतिक वजहों से भी आती हैं। और प्राकृतिक वजहों से आने वाली आपदाओं को इंसान नहीं रोक सकता, उसके बस में नहीं है। जैसे भूकंप है, तो भूकंप को रोक पाना इंसानों के बस की बात नहीं है, इंसान भूकंप को नहीं रोक सकते। चक्रवात एक आपदा है जिसको नहीं रोका जा सकता, ये इनएविटेबल है, तो ये आएंगी ही आएंगी। तो इनको आने से तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन इनसे होने वाले नुकसान को हम मैनेज कर सकते हैं। और इसी चीज़ को कि इनसे होने वाले नुकसान को कैसे करके मैनेज किया जाए, इसी को हम कहते हैं आपदा प्रबंधन। क्योंकि आपदाएं तो आएंगी, आपदाएं तो आनी हैं, लेकिन किस तरीके से उनसे होने वाले नुकसान को कम किया जा सके, इसी चीज़ को हम पढ़ते हैं आपदा प्रबंधन के अंतर्गत। और यही आपदा प्रबंधन है कि उसको कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब जैसे लेखपाल में पूछा गया, तो लेखपाल में इसलिए पूछा गया, भाई लेखपाल का काम है आपदा में बाढ़ आती है तो लेखपाल जाता है। अभी कहीं आग लग जाए प्राकृतिक कारण से तो लेखपाल को जहाँ जाना होता है। इससे ही सेम सिलेबस आपका लोअर PCS में भी है, वहाँ पर भी आप चकबंदी अधिकारी बनोगे या EO बन जाओगे तो वहाँ पर भी आपको यही सब करना पड़ेगा। तो इस वजह से इसको पढ़ना आवश्यक है। PCS में तो ये प्रॉपर ही पूछा जाता है, क्योंकि जब आप SDM बन जाओगे या किसी जिले के अधिकारी बन जाओगे आप जिला स्तर के, तो वहाँ पर आपको आपदा प्रबंधन में काम कराया जाएगा। तो चलिए, ये इसका सामान्य परिचय हुआ। अब हम सीधे सीधे बात करते हैं इसकी परिभाषा की कि आखिरकार आपदा प्रबंधन की परिभाषा UN के अनुसार क्या है, UN आपदा प्रबंधन को लेकर के क्या कहता है। तो UN के अनुसार जो इसकी परिभाषा है, कि जो परिभाषा है वो मैं लिख देता हूँ। पहले मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ या फिर आप सुन लीजिए, चाहे तो आप नोट कर लेना। UN के अनुसार आपदाएं बड़े पैमाने पे अचानक होने वाली ऐसी प्राकृतिक व मानव निर्मित या मानवीय गतिविधियां हैं जिनका मानव अथवा पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। चलिए लिख देता हूं। UN के अनुसार आपदा
यूएन के अनुसार आपदा एक ऐसी मानवीय अथवा प्राकृतिक घटना है जिसका मानव एवं पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये इसकी परिभाषा है। पेपर में देखिए परिभाषाएं तो नहीं आती हैं, लेकिन हाँ जब आप इसे पढ़ रहे हो तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं। और ये परिभाषा ऑफिशियल यूएन के अनुसार है, तो ये मान्य है। तो आपदा एक ऐसी मानवीय अथवा प्राकृतिक घटना है जिसका मानव तथा पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और देखिए आपदाएं जो होती हैं वो अचानक होती हैं, ज़्यादातर आपदाएं अचानक होती हैं, तुरंत हो जाती हैं। तो अचानक होने वाली ऐसी प्राकृतिक अथवा मानवीय घटनाएं जिनका हमारे मानव समाज और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़े, ऐसी सभी घटनाओं को हम नाम देंगे कि साहब ये है आपदा। ठीक है, ये इसकी सामान्य परिभाषा है, जिसको आप चाहो तो नोट कर लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अब आपदा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में आपदा को कहते हैं डिजास्टर। ठीक है, आपदा को इंग्लिश में कहते हैं डिजास्टर। ठीक, अब डिजास्टर जो शब्द है साथी तो अंग्रेजी का है। ये आया है फ्रेंच भाषा के शब्द, ये आया है फ्रेंच भाषा के शब्द डिजास्ट्रे से। ये आया है साथियों फ्रेंच भाषा के शब्द, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका नाम है डिजास्ट्रे, यहाँ से ये आया है। और डिजास्ट्रे का मतलब क्या है साथियों? डिजास्ट्रे जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलके बना है। पहला है डिश और दूसरा है एस्ट्रे। अब डिश का मतलब क्या है और एस्ट्रे का मतलब क्या है? तो डिश का मतलब है, यहाँ पे डिश का मतलब है साथियों अशुभ। ये यहाँ पर ई होगा, ठीक है, एक सेकंड इसको ठीक कर लेते हैं। ये ई होगा, इसको ई। इसका मतलब होता है अशुभ और एस्ट्रे का मतलब होता है सितारा। यानी अगर हम डिजास्ट्रे शब्द को देखें तो जो शब्द डिजास्ट्रे है ये फ्रेंच भाषा से आया है और इसके दो मतलब होते हैं। डिश का मतलब है अशुभ और एस्ट्रे का मतलब है सितारा। यानी वो परिस्थिति जिसमें आपके सितारे अशुभ हो जाएं। सितारे अशुभ होने का मतलब क्या है? जैसे आपने हमारे यहाँ पर बोलचाल में बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि अरे तुम्हारी तो ग्रह दशा खराब चल रही है। अगर किसी व्यक्ति की ग्रह दशा खराब चल रही है मतलब क्या है? उस पर कोई संकट आने वाला है। तो वही जो प्राचीन फ्रेंच लोग थे उन्होंने डिजास्टर को जो शब्द दिया है डिजास्ट्रे, वो अशुभ सितारों से दिया है। यानी जब हमारे सितारे खराब होते हैं, जब ग्रह दशा खराब हो जाती है, जब ईश्वर की हमारे ऊपर टेढ़ी निगाह हो जाती है, तब हमारे ऊपर कोई आपदा आती है। इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो याद रखना, ये पेपर में पूछा जा सकता है कि जो डिजास्टर शब्द है कहाँ से आया है? फ्रेंच भाषा के शब्द डिजास्टर से। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी आपसे पेपर में पूछ सकता है। तो इसका मतलब होता है अशुभ सितारा। ये आप लोगों को याद रखना है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, जब आपके सितारे खराब हो जाएंगे, जब आपके सितारे गर्दिश में आ जाएंगे, तो फिर आपको समस्या आ जाएगी। एक इसके लिए शेर भी एक पढ़ा जाता है ना, कि क्या शेर है, मैं भूल गया भाई। ठीक है, अब मुझे याद नहीं आ रहा। चलो शेर वेर, वैसे भी शेर शायरी मुझे ज़्यादा याद नहीं रहती है, याद आएगा तो आपको बता दूंगा, है ना। गर्दिश में शेर लेते, मतलब गर्दिश में घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को, इस तरीके से कोई लाइन है, आप लोगों को अगर पता हो तो बताइएगा। ठीक है, कुल मिला के अशुभ सितारे का मतलब यही है कि जब आपके दिन खराब चल रहे हों तब आपके ऊपर कोई संकट देखने को मिलेगा। जब हम बात करते हैं आपदा की, तो आपदा को समझने से पहले आपदा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो आपको पता होने ही चाहिए, जो एग्जाम में पूछता है। जैसे जब हम आपदा को पढ़ रहे हैं साथियों,
तो आपदा को पढ़ने से पहले हमें एक शब्द यहाँ पढ़ना पड़ेगा जो कि है प्रकोप। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, ठीक है। प्रकोप को इंग्लिश में कहते हैं हजार्ड, ठीक, ये हजार्ड है। खूब आपने सुना होगा, प्रकोप आपने खूब सुना होगा। अभी हम बात करेंगे कि आखिरकार प्रकोप क्या होता है, प्रकोप और आपदा में अंतर क्या है, और प्रकोप और आपदा कैसे अलग है, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रकोप की परिभाषा की कि प्रकोप होता क्या है, तो प्राकृतिक अथवा मानव जनित वे घटनाएं, प्राकृतिक अथवा मानव जनित वे घटनाएं जो किसी भी तंत्र की सहन शक्ति से पार हो जाती हैं, तब उसको कहा जाता है ये प्रकोप है। ये इसकी परिभाषा है। परिभाषा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है ना, आपको हो सकता है समझ में ना आई हो, इसीलिए मैं इसको लिखने के बाद आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। प्राकृतिक अथवा मानव जनित वे घटनाएं जो तंत्र की सहन शक्ति को, सहन शक्ति की सीमा को, ऐसे देखो, सहन शक्ति की सीमा को पार कर जाए, प्रकोप कहलाती है। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आखिरकार है क्या। तो प्राकृतिक अथवा मानव जनित वे घटनाएं जो किसी तंत्र की सहन शक्ति की सीमा को पार कर जाए, यानी कोई भी ऐसी मानवीय घटना अथवा प्राकृतिक घटना जो किसी तंत्र की शक्ति जो है उस घटना को झेलने की जो ताकत है, अगर उससे भी कोई चीज पार हो जाए तो उसे हम कहते हैं प्रकोप। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ इसको, कि मान लीजिए ये आपका घर है साहब, है ना, आपने एक पक्का घर बना रखा है, ठीक है, ये आपका घर है, ये आपका पक्का घर है साहब, ठीक है। हाँ, अब मान लीजिए तेज हवाएं चल रही हैं, तो तेज हवाएं चल रही हैं, अगर आपका घर पक्का बना हुआ है तो आपको उन तेज हवाओं से कोई समस्या नहीं होगी। हो सकता है आपको अच्छा ही लगे कि बढ़िया आंधी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपके पड़ोसी जिसके पास एक झोंपड़ी पड़ी हुई है, अगर उसके साथ सेम कंडीशन होगी, तो एक स्थिति में आपके लिए जो तेज हवा चल रही है वो एक सामान्य घटना है, लेकिन इस झोंपड़ी के लिए जब तेज हवा चलेगी तो वो एक सामान्य घटना नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये झोंपड़ी की जो सहन शक्ति है, जो इसकी झेलने की जो क्षमता है, वो इसकी तुलना में कम है, और जब ज़्यादा तेज हवा चलेगी तो हो सकता है ये झोंपड़ी उड़ जाए। तो इस झोंपड़ी के लिए ये तेज हवा क्या हो गई? प्रकोप हो गई। बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो यही चीज़ है प्राकृतिक अथवा मानव जनित वे घटनाएं जो किसी भी तंत्र की। अब ये एक तंत्र है, एक तंत्र ये रहा हमारे पास, ए तंत्र जिसमें पक्का घर बना हुआ है, एक तंत्र हमारे पास ये है, बी तंत्र जो कि कच्चा घर है, झोंपड़ी का घर है। जब ज़्यादा तेज हवा चलेगी तो ये तंत्र इसको झेल ले जाएगा और ये तंत्र इसको झेल नहीं पाएगा, और जब झेल नहीं पाएगा तो ये इसके लिए प्रकोप बन जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से प्राकृतिक अथवा मानव जनित वे सारी घटनाएं जो किसी भी तंत्र की सहन शक्ति की सीमा को पार कर जाएं तो वो क्या बन जाती हैं? वो बन जाती हैं साथियों प्रकोप। अब प्रकोप के साथ ही आपको आपदा भी हम समझा देते हैं कि प्रकोप और आपदा में अंतर क्या है। क्या प्रकोप और आपदा एक ही चीज है या इनमें अंतर है? चलिए समझते हैं। देखिए, अब प्रकोप हमने समझ लिया, हमने यहाँ पर प्रकोप समझ लिया कि आखिरकार प्रकोप क्या है। अब हम बात करेंगे इसी से जुड़ी हुई आपदा की। देखिए, आपदा और प्रकोप आपस में जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इनका आपस में जुड़ाव है। जैसे प्रकोप की हम बात करें साथियों, तो प्रकोप में अपार जन हानि की, अपार जन धन हानि की संभावना होती है, याद रखना, ठीक है। यानी प्रकोप जो है उसमें जन धन हानि की अपार संभावना होती है। अब देखिए शब्दों पे ध्यान देना आप लोग,
अपार जन धन हानि की संभावना है। संभावना का मतलब यह है कि नुकसान पहुंचा भी सकती है और नुकसान नहीं भी पहुंचा सकती है, जब हम बात कर रहे हैं प्रकोप की। ठीक है, कैसे? तो इस एग्जाम्पल में हमने क्या समझा कि हवा सेम चल रही है लेकिन इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, जबकि इसको नुकसान पहुंचा रही है। इसका मतलब ये है कि प्रकोप में जन धन हानि की संभावना होती है, उसमें ये शक्ति होती है कि वह इसको नुकसान पहुंचा सके, लेकिन आपकी क्षमता के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आपको नुकसान पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। इसके पास क्षमता है तो इसको नुकसान नहीं पहुंच रहा है, इसके पास क्षमता नहीं है तो इसको नुकसान पहुंच रहा है। तो यही चीज है यहाँ पे कि प्रकोप में अपार जन धन हानि की संभावना होती है, यानी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें इससे आगे की साथियों, अगर हम इसके आगे की बात करें तो चलिए इसके आगे की अगर हम बात करें तो कोई भी प्रकोप जो है आपदा में परिवर्तित हो सकता है। इसका क्या मतलब है भाई? इस अगला हमारे पास जो समझने वाली चीज है वो है कि कोई भी प्रकोप आपदा में परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, प्रकोप हमने समझ लिया कि प्रकोप कोई घटना है, अगर उस घटना से आप प्रभावित हो रहे हो तो आपके लिए वो गंभीर घटना हो जाएगी, आप प्रभावित नहीं हो रहे हो तो सामान्य घटना बनी रहेगी। अब हम इसको आपदा से जोड़ें तो आपदा से हम इसको ऐसे जोड़ सकते हैं कि कोई भी प्रकोप जब किसी, जैसे इसको हम कह सकते हैं कोई भी प्रकोप जब किसी ऐसे स्थान पर घटित होता है जहां पर मानवीय बसावट हो। ठीक है, यानी कोई भी प्रकोप अगर ऐसी जगह घटित हो रहा है जहां पर इंसान रहते हैं तो वही प्रकोप क्या बन जाएगा? आपदा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। मानवीय बसावट में प्रकोप आपदा बन जाता है। अब जो मैंने ये लाइन लिखी है ना, ये नीचे वाली लाइन और ये ऊपर वाली लाइन सेम है, ये इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है। मानवीय बसावट में अगर प्रकोप आता है, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई रेगिस्तान है, रेगिस्तान में अगर मान लीजिए कोई भयंकर भीषण भूकंप आ जाए। ठीक है, रेगिस्तान में अगर कोई भीषण भूकंप आता है तो क्या रेगिस्तान में आने वाले भीषण भूकंप से कोई जन धन हानि होगी? इसका जवाब है नहीं होगी। लेकिन अगर वही भूकंप किसी शहर में आता है तो वही भूकंप जब किसी शहर में आएगा तो वहां पर उस भूकंप के कारण अधिक जन धन हानि होगी। तो घटना एक ही है भूकंप, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से प्रभाव उसका अलग अलग हो गया। अगर भूकंप किसी रेगिस्तानी इलाके में आता है तो रेगिस्तानी इलाके में आने की वजह से उसका प्रभाव बहुत कम हो जाएगा क्योंकि वहां मानव नहीं रहते हैं। लेकिन अगर वही भूकंप किसी इंसानी बसावट में आता है तो वह क्या बन जाएगा? खतरनाक बन जाएगा आपदा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, प्रकोप एक घटना है और प्रकोप आपदा में परिवर्तित हो सकता है। और प्रकोप आपदा में परिवर्तित कब होगा? प्रकोप आपदा में परिवर्तित तब होगा जब वह प्रकोप मानवीय बसावट में आएगा। यानी इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि प्रकोप प्लस मानवीय बसावट बराबर आपदा। आई बात समझ में आपके? नहीं आई? यानी कोई भी प्रकोप अगर मानवीय बसावट में आता है, जहां इंसान रह रहे हैं वहां पर आता है, तो हम कहेंगे साहब वो है आपदा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, यानी जनसंख्या विहीन क्षेत्रों में जहां पर इंसान नहीं है, अगर वहां पर कोई प्रकोप आता है तो वो एक सामान्य घटना है। जैसे मान लो रेगिस्तान में बादल फट जाए, रेगिस्तान में बादल फटता है तो रेगिस्तान में बादल फटना एक घटना है। लेकिन अगर वही बादल उत्तराखंड के किसी गांव पे फट जाए तो वो एक आपदा बन जाएगी, जैसा पिछले साल धराली में हुआ था। उत्तराखंड में एक जगह है धराली, वहां पर बहुत बड़ी बाढ़ आ गई थी क्योंकि बादल फट गया था। तो कहने का मतलब है साथियों कि अगर प्रकोप मानवीय बसावट में आएगा तो आपदा बन जाएगा।
ठीक है। अगर प्रकोप एक ऐसी जगह आ रहा है जहां पर कोई इंसान नहीं है तो वो एक साधारण घटना बन जाएगी। और इसको समझाने का प्रयास करता हूं, अगर कोई मान लीजिए समुद्र में, किसी बीच समुद्र में कोई चक्रवात उत्पन्न हुआ, ठीक है, एक साइक्लोन आया, उस साइक्लोन की वजह से खूब पानी बरसा समुद्र में, खूब तेज हवाएं चली, क्या कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि समुद्र में कोई इंसान रहता नहीं है। लेकिन वही चक्रवात चलते चलते अगर ओडिशा के तट पे आ जाए और वहां भीषण तबाही मचाए, बहुत सारा पानी, ओला और तेज हवाएं चलाए, तो लोगों के घर उड़ जाएंगे, लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो वही घटना क्या हो गई, इंसानी बसावट में आती आपदा बन गई साहब, लोगों को नुकसान होने लगा। तो आपदा और प्रकोप जुड़े हुए हैं, केवल अंतर आएगा मानवीय बसावट का। अगर प्रकोप ऐसी जगह आ रहा है जहां पर मानवीय बसावट नहीं है तो एक सामान्य घटना है, और अगर मानवीय बसावट में आ जाता है तो वही घटना क्या बन जाएगी? प्रकोप। वही घटना प्रकोप से बन जाएगी आपदा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है, केवल मानवीय बसावट से ही काम नहीं चलेगा। इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि मानवीय बसावट से ही काम नहीं चलेगा। जैसे मानवीय बसावट में हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जिस स्थान पर प्रकोप आ रहा है वहां पर मानवों की बसावट के साथ साथ कौन कौन से मानव सुभेद्य हैं, ठीक है, और कौन कौन से मानव अभेद्य हैं। मतलब मान लीजिए किसी स्थान पर भीषण भूकंप आया, मान लीजिए जैसे मैं जिस शहर में रहता हूं यूपी में, मान लीजिए, या मेरे शहर में कासगंज में मान लीजिए भीषण भूकंप आया। अब अगर कासगंज जिले में भीषण भूकंप आता है और कासगंज जिले में मान लीजिए 90% घर, हम इमेजिन करते हैं 90% घर कैसे हैं, 90% घर ऐसे हैं जो भूकंप रोधी नहीं है, भूकंप रोधी नहीं। यानी अगर कासगंज जिले में भूकंप आता है और कासगंज जिले में 90% घर ऐसे हैं जो भूकंप रोधी नहीं है, जो सामान्य बिल्डिंग बनाई गई है, और केवल 10% घर ही ऐसे हैं जो भूकंप रोधी हैं, जिनको भूकंप झेलने की क्षमता के साथ बनाया गया है, तो कासगंज जिले में अगर भूकंप आता है तो एक ही समय पर वो आपदा भी होगा और घटना भी होगा। कैसे? जब भूकंप आएगा तो ये 90% घर जो भूकंप रोधी नहीं है, जब यहाँ भूकंप आएगा, जब ये भूकंप झेलेंगे तो ये पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, और इनके लिए क्या होगी? वो एक आपदा हो जाएगी कि साहब हमारा तो घर टूट गया, हमारा घर टूट गया, अब हम कहाँ रहेंगे, हमारे ऊपर तो आपदा आ गई, प्राकृतिक आपदा आ गई। लेकिन उसी शहर में ये 10% लोग जिनका घर भूकंप रोधी है, जिन्होंने अपना घर भूकंप से, जो भूकंप की घटना है उससे बचने के लिए बनाया था, या उसमें इस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज करी है जिससे भूकंप वो झेल जाए, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में भूकंप इनके घर भी आएगा, लेकिन इनके लिए शायद वो आपदा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि भूकंप आने के दौरान इनका नुकसान तो होगा, हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, लेकिन इनका घर सुरक्षित रहेगा और ये आपदा से बच जाएंगे। तो इनके लिए मात्र ये एक घटना बन के रह जाएगी, ये प्रकोप इनके लिए घटना होगा, जबकि इनके लिए क्या बन जाएगा? एक आपदा बन जाएगा। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि प्रकोप अगर मानवीय बसावट में आता है तो आपदा बनेगा, लेकिन मानवीय बसावट के साथ साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि मानवीय बसावट में कितने लोग ऐसे हैं जो आपदा के लिए सुभेद्य हैं, यानी जिनको आपदा नुकसान पहुंचा सकती है, और कितने लोग ऐसे हैं जो आपदा के लिए अभेद्य हैं, जिनको आपदा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तो अगर ऐसी संख्या ज्यादा है, जो सुभेद्य लोग हैं, ऑब्वियस बात है इन्हीं की संख्या ज्यादा होती है, तो फिर वो आपदा भीषण आपदा बन जाएगी, गंभीर आपदा बन जाएगी, और इन लोगों के लिए शायद आपदा इतनी बड़ी ना हो। ठीक है, जैसे एक और इसका एग्जाम्पल देता हूं, जब धराली में बाढ़ आई है ना, और मैं आपको बता दूं जिस समय धराली में बाढ़ आई उससे 1-2 दिन पहले तक मैं वहीं था, उसी गांव में ही था जहां पर वो बाढ़ आई। जो मंदिर है वहां पे, ठीक है, जो कल्पेश्वर महादेव का मंदिर है, उसी मंदिर में ही मैं मौजूद था। वो मंदिर पूरा बह चुका है, और ईश्वर की ऐसी कृपा थी कि उस घटना से 1-2 दिन पहले ही मैं वहीं था, गंगोत्री में मैं था। तो वो जितना भी एरिया था वो सब क्या था? वो रिवर बेड पे बना हुआ था। रिवर बेड मतलब जो नदी के बहने की जगह होती है, वहाँ बना हुआ था। और जब बाढ़ आई तो उस नदी ने पूरा का पूरा इलाका वाइप आउट कर दिया, पूरा का पूरा इलाका ख़त्म कर दिया। तो जो लोग रिवर बेड के किनारे जिन्होंने अपने घर अथवा दुकान बना रखे थे, उनके लिए वो आपदा हो गई। हालांकि प्रशासन ने पहले ही इसके लिए कह रखा है कि रिवर बेड में कोई भी आपका, जहाँ से नदी बहने का रास्ता है, वहाँ पर कोई भी निर्माण नहीं होगा, लेकिन लोग बना लेते हैं। आप जानते हैं इंडिया में जुगाड़ चलती है। तो उनके लिए क्या है? एक भीषण आपदा है।
लेकिन जिन लोगों ने पहाड़ पर ऊपर घर बना रखा था, जैसे इस तरीके से जो ऊपर रह रहे थे ढालों पर, उनके लिए कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ढाल पे थोड़ी चढ़ जाएगी रिवर। तो एक ही समय पर एक परिवार के लिए वो आपदा है, क्योंकि उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, लेकिन एक परिवार के लिए वो केवल एक घटनावर है, क्योंकि उससे उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर रखना है कि आपदा के लिए सुभेद्य कौन है और अभेद्य कौन है, ठीक है। एक ही घटना एक इंसान के लिए सुभेद्य हो सकती है और एक इंसान के लिए अभेद्य हो सकती है। और इसको बहुत बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करता हूं आपको। जैसे क्या है, जैसे हम लोग क्या है, हम लोग यार देसी हैं सब लोग, है ना। अभी हमें धूप में जाने को कहा जाए, जैसे अभी मई का लास्ट चल रहा है, अगर हमें धूप में जाने को कहा जाए, 2-4 घंटे धूप में जाने को कहा जाए, तो हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं खुद जाके ड्यूटी करता हूँ आज, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ दिन में, क्योंकि आज छुट्टी है, वरना मुझे भी धूप में जाना पड़ता है, और मेरे पास तो कार भी नहीं है, मैं बाइक से जाता हूँ, तो पूरी धूप खोपड़ी पे पड़ती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, झेल जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे में किसी बहुत ऐसे व्यक्ति को जो पूरे दिन एसी में ही रहता है, या मान लीजिए किसी फिल्म एक्टर को अगर हम अपने साथ फील्ड में ले जाएं कि चलो आज तो गांव दिखा के लाते हैं, गांव का जो है काम करेंगे हम लोग, तो अगर उसको बाइक से 3-4 घंटे धूप में रहना पड़े तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो घटना एक ही है, हीट स्ट्रोक हो रहा है ना, गर्मी पड़ रही है। अब जब गर्मी पड़ रही है, हीट वेव चल रही है, तो हीट वेव मेरे ऊपर भी चल रही है और उस व्यक्ति के ऊपर भी चल रही है जो फिल्म एक्टर है या बहुत बड़ा है और एसी में ही पड़ा रहता है। मेरे लिए उसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन उसके लिए वो एक गंभीर घटना बन जाएगी, ठीक है। जैसे हम लोग पड़ाके खाते हैं, अब पड़ाके हमारे यहाँ पे पड़ाके खूब खाए जाते हैं, और ज़्यादातर आप नोटिस करना, पड़ाके जो खाए जाते हैं उनका ठेला अक्सर करके नाली या नाले के किनारे ही आपको मिलेगा 100%। तो पड़ाके जब हम खा रहे हैं तो उसमें नाली का भी स्वाद आता है, नाली के स्वाद की वजह से उसका टेस्ट बढ़ जाता है, तो बड़ा टेस्टी लगता है। और मज़े की बात यह हम खूब खाते हैं, और ईश्वर का ऐसा आशीर्वाद है हमारे ऊपर, और आपके ऊपर भी होगा, महिलाएं तो विशेषकर, कि हमें कुछ नहीं होता, हमें कोई फूड पॉइजनिंग नहीं होती। हम अंधाधुंध पड़ाके खाते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो एक सप्ते में 2-2 3-3 बार खा रहे हैं पड़ाके ठेले पे जा जाके, उनके लिए ठीक है। लेकिन मान लीजिए अमेरिका के किसी व्यक्ति को आप यहाँ लेकर के आओ, और अगर उसने वो पड़ाके खा लिए तो 100% बात है उसे फूड पॉइजनिंग हो जाएंगी, उल्टी हो जाएगी, दस्त हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएगा। तो घटना एक ही है, हमारे लिए वो क्या है, हम उसके लिए अभेद्य हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, खूब गंदा संदा खा सकते हैं हम। लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए जो बाहर से आया है वो उसके लिए सुभेद्य हो जाएगा, और पड़ाके खाना जो हमारे लिए एक सामान्य घटना है उसके लिए हो जाए एक लाइफ थ्रेटनिंग चीज़, क्योंकि हो सकता है उसको खा के उसकी तबीयत गंभीर रूप से खराब हो जाए और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़े, हो सकता है मर भी जाए, ये भी हो सकता है। तो घटना एक ही है, इसमें एक वर्ग उसके लिए सुभेद्य है और एक वर्ग अभेद्य है। तो ये भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रकोप अगर मानवीय बसावट में आ रहा है तो कितने लोग उसके लिए सुभेद्य हैं और कितने लोग उसके लिए अभेद्य हैं, उसी के हिसाब से आपदा का निर्धारण होगा, उसी के हिसाब से ही आपदा का निर्धारण होगा, ठीक है। अब इसी चीज को लेकर के एक फॉर्मूला बनाया गया है, ठीक है, इसी चीज को लेकर के एक फॉर्मूला बनाया गया है, जो बनाया है UNDRR, ठीक है। UNDRR क्या है, चलिए आपको बताता हूं। ये देखो, UNDRR है हमारा यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क एंड रिडक्शन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट संस्था है भाई, इसको आप देख लो, पेपर में आ सकती है, ठीक है। गठन कब हुआ है थोड़ा सा देख लेना, है ना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको स्पेशली याद रखना है, पेपर में आ सकता है भैया। तो इसका हेडक्वार्टर आप लोग देख लीजिए, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है हेडक्वार्टर। और इंपॉर्टेंट बात ये, इसके हेड जो है वो कमल किशोर है, इंडियन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए जब आप डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक। तो इसके बारे में थोड़ा देख लो। UNDRR इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरिएट एंड इज सपोर्ट टू द इम्प्लीमेंटेशन एंड रिव्यू ऑफ द सेंडाई फ्रेमवर्क। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप देख लो, पेपर में पूछ सकता है। सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध किससे है, डिजास्टर मैनेजमेंट से है भैया, ठीक है। कब आया है ये, 2015 में आया है। सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध किससे है, डिजास्टर मैनेजमेंट से है, 2015 में आया है, जापान में ये किया गया था। तो इसको आप लोग देख लो, ठीक है। तो UNDRR बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में आने वाली चीज है, और ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। UNDRR का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेड कौन है, और सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध किससे है, ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब जो हमने बताया, अब जरा इसकी बात कर लेते हैं। अभी जो हमने यहाँ पे देखा कि आपदा जो है
ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, मानवीय बसावट के ऊपर। अब इसी के आधार पर साथियों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, एक आपदा के जोखिम को लेकर के एक फॉर्मूला बनाया गया है यूएनडीआरआर के द्वारा, जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे क्या फॉर्मूला है जरा देखते हैं। तो फॉर्मूला है आपदा पिछले पेज पर ही चलते हैं, यहां से हमें बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब इसी के आधार पर जो है एक जो फॉर्मूला बनाया गया है वो मैं आपको बताता हूं। और फॉर्मूला जो बनाया है वो बनाया है यूएनडीआरआर ने। ठीक है, चलिए तो यूएनडीआरआर ने जो फॉर्मूला बनाया है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब इन्होंने क्या फॉर्मूला बनाया है आपदा प्रबंधन को लेकर, इन्होंने बनाया है आपदा बराबर, यानी आपदा कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो आपदा बराबर प्रकोप, जिसको हम खतरा भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रकोप का मतलब क्या है, हजार्ड। हजार्ड मतलब खतरा, ऑब्वियस बात है। तो प्रकोप गुणा सुभेद्यता, यानी कितने लोग ऐसे हैं जो उस खतरे के लिए सुभेद्य हैं, जिनको वो खतरा नुकसान पहुंचा सकता है, गुणा अनावरण। अनावरण का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि जिस क्षेत्र में आपदा आ रही है, जिस क्षेत्र में आपदा आ रही है, तो उस आपदा के प्रभाव में कितने लोग हैं। ठीक है, इसे हम कहेंगे अनावरण। और इन सब में अगर भाग दे दो किसका, इन सब में भाग दे दो किसका साथियों, इन सब में भाग दे दो सामना करने की क्षमता का। ठीक है, चलिए यहाँ नीचे लिख लेते हैं इसको। इन सब में भाग दे दो किसका, सामना करने की क्षमता। तब हमें पता चलेगा कि आपदा कितनी बड़ी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही सेम क्वेश्चन लेखपाल में पूछा गया था भाई, बिल्कुल यही सेम क्वेश्चन लेखपाल में आया था। ठीक है, और मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा देता हूं। ठीक है, आप देख लो, स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो यही सेम क्वेश्चन पेपर में लेखपाल में आया था। अब आपदा कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, ये डिपेंड किस पे करेगा, इस पर करेगा। मान लीजिए कहीं पर कोई घटना हुई, मान लीजिए कहीं पर बहुत तेज आंधी तूफान आई। आंधी तूफान आने में हम ये देखेंगे कि उस आंधी तूफान में कितने लोग ऐसे हैं जो उस आंधी तूफान से डायरेक्ट इंपैक्ट हो जाएंगे। और फिर जिस क्षेत्र में आंधी तूफान आ रही है उस क्षेत्र में बसावट कितनी है। अनावरण मतलब, अनावरण का यहां पर मतलब हो गया जोखिम ग्रस्त, यहां पे आप चाहो तो नोट कर लेना, जोखिम ग्रस्त क्षेत्र में मौजूद लोग, इसे हम कहेंगे अनावरण। ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र में अगर कोई घटना होती है तो उस घटना से ऐसे कितने लोग हैं जो डायरेक्टली इंपैक्ट हो जाएंगे। मान लीजिए किसी गांव में बहुत तेज आंधी आई। ठीक है, किसी गांव में बहुत तेज आंधी आई और उस गांव में कितने लोग हैं साहब, उस गांव में 1000 लोग हैं। तो आंधी हो गई खतरा, ठीक है, 1000 लोग हो गए अनावरण, जिससे उस गांव में मान लीजिए बहुत तेज तूफान चल रहा है, तो जोखिम का क्षेत्र में लोगों की संख्या कितनी हो गई, 1000 हो गई। और सुभेद्यता, अब मान लीजिए अगर उस गांव में 1000 लोग रह रहे हैं, या मान लीजिए उस गांव में 1000 लोग हैं और उस गांव में घरों की संख्या है कितनी, घरों की संख्या है 300, और 300 घरों में से मान लीजिए 200 घर कैसे हैं, घास फूस के बने हुए हैं साहब। ठीक है, फूस के बने हुए हैं, कच्चे बने हुए हैं। घर कैसे बने हुए हैं, फूस के, घास फूस के बने हुए हैं। तो भैया 200 घर, 300 में से 200 घर कैसे हो गए, सुभेद्य हो गए, क्योंकि जब आंधी तूफान तेज चलेगा तो ये घास फूस के घर उड़ जाएंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है ना। और फिर है सामना करने की क्षमता। तो सामना करने की क्षमता अब कितने लोगों की रह गई साहब, तो 100 ही लोगों की तो रह गई। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि ये 200 घर सामना नहीं कर पाएंगे उस आंधी तूफान का, कच्चे घर है, बहुत तेज आंधी चलेगी तो उड़ जाएगा। टीन छप्पर दुनिया भर के उड़ते नहीं है क्या, आपने खूब देखा होगा। तो इसी के आधार पर हम कैलकुलेट करते हैं कि आपदा कितनी बड़ी है। आई बात समझ में नहीं आई। तो आपदा बराबर प्रकोप यानी खतरा जो है उसका,
उस खतरे से कितने लोग डायरेक्ट इंपैक्ट हो सकते हैं, खतरे में मौजूद लोगों की संख्या, और उस खतरे का सामना करने की क्षमता कितनी है। अब मान लीजिए हम इमेजिन करें कि जैसे इस गांव में 300 लोग हैं और 300 में से मान लीजिए अगर 300 ही लोग ऐसे हो जाए जिनके घर पक्के हैं, तो अगर घर पक्के हो जाएंगे तो हमारी आपदा का प्रभाव कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, सीधी बात है। लेकिन अगर ये 300 के 300 घर कच्चे हो गए, सभी कच्चे हैं साहब, सभी एकदम घास फूस लगा कर ही बैठे हैं, तो ये क्षमता कैसी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अरे हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, और क्षमता शून्य हो जाएगी तो खतरा इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, यानी आपदा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। तो यही पूरा इसका एक टेक्निकल एस्पेक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं अब उम्मीद करता हूं कि आपको खूब समझ में आ गया होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिरकार आपदा और प्रकोप में क्या अंतर है। प्रकोप आपको समझ में आया और आपदा भी आपको समझ में आया होगा। प्रकोप एक घटना है और वो घटना जब किसी मानवीय बसावट में होती है तो क्या बन जाती है, आपदा बन जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, केवल मानवीय बसावट जरूरी नहीं, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि उस घटना के लिए कितने लोग सुभेद्य हैं और कितने लोग अभेद्य हैं। अब इसके आधार पर कुछ बेसिक फैक्ट बनेंगे जो आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर हम ये कहें साहब प्रत्येक आपदा प्रकोप है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट आया पेपर में साहब, क्योंकि यूपीएससी पूछ सकता है भैया, अब यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, ये ध्यान रखना। अब ये मैं सोचना कह रहे नहीं ऐसे तो नहीं आएंगे, ये तो पीसीएस वगैरह में आते हैं, नहीं। लेखपाल ने सारी चीजें बदल के रख दी है, ट्रेंड बदल चुका है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो अगर पेपर में सवाल आया क्या प्रत्येक आपदा प्रकोप है, तो इसका जवाब आप क्या देंगे? तो अगर हम बात करें क्या प्रत्येक आपदा प्रकोप है, तो इसका जवाब है हाँ साहब, बिल्कुल सही बात है, प्रत्येक आपदा प्रकोप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपदा पहले प्रकोप ही होगी तब आपदा बनेगी। लेकिन अगर हम यहां ये कहें प्रत्येक प्रकोप आपदा है, क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? तो इसको अगर हम देखें कि क्या प्रत्येक प्रकोप आपदा होगा, तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा नहीं, प्रत्येक प्रकोप आपदा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भैया? कि अगर मान लीजिए प्रकोप रेगिस्तान में आया है, तो रेगिस्तान में कोई खास जनसंख्या नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई आपदा नहीं होगी। अगर प्रकोप समुद्र में आया है तो क्या कोई बहुत नुकसान होगा? नहीं होगा। अगर कोई प्रकोप किसी उच्च हिमालयी पहाड़ पर आया है ना, किसी पहाड़ पर मान लीजिए कोई बादल फट गया है ना, बहुत ऊंचाई पे, तो हो सकता है उसका प्रभाव इंसानों पर उतना ज्यादा ना पड़े। तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक प्रकोप आपदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक मानवीय बसावट नहीं होगी आपदा नहीं बनेगा। लेकिन प्रत्येक आपदा प्रकोप है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक। तो यूएनडीआरआर हमने पढ़ लिया, आपदा और प्रकोप हमने पढ़ लिया, आपदा और प्रकोप को कैसे मेजरमेंट किया जाता है ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो ये हुआ हमारा। अब एक लाइन में अगर मैं यहाँ इसको बता दूं आपको, जो हमने अब तक पढ़ा है उसकी समरी अगर मैं यहाँ बना दूं, तो हम यहाँ कह सकते हैं प्रकोप प्लस मानवीय बसावट प्लस सुभेद्यता, यानी जो उस आपदा से सीधे सीधे इम्पैक्ट हो सकते हैं, अगर ये तीनों मिल जाएंगे तब कोई प्रकोप बन जाएगा आपदा। उम्मीद करता हूं ये आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये है आज का हमारा आपदा और प्रकोप। अब इसमें देखिए कुछ चीज़ और है जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, उन्हें आप देख लो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसको और देख लो आप लोग। इसको और देख लीजिए और फिर ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। आपदा और प्रकोप हमने पूरा अच्छे से समझ लिया, आपदा और प्रकोप क्या है। अब इसको और देखते हैं। चलिए,
अब हम देखेंगे आपदाओं का वर्गीकरण क्या है, आपदाएं कितनी तरीके की होती हैं। तो इसको बस पढ़ना भरे हमें। हमने आपदाओं को समझ लिया, प्रकोप को समझ लिया, आपदा क्या होता है, प्रकोप क्या होता है, UNDRR को हमने समझ लिया। और अब हम देखेंगे आपदाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर। तो जो डिजास्टर है बेसिकली ये दो तरीके का होता है, यहाँ जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। पहला होता है नेचुरल और दूसरा होता है मैनमेड, यानी प्राकृतिक और मानव निर्मित। इनको बस पढ़ना हमारे हमें। अब प्राकृतिक आपदाएं भी होती हैं। पहली होती हैं वायुमंडलीय, जैसे जो वायुमंडल में घटित होने वाली प्राकृतिक आपदाएं हैं उन्हें वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। जैसे चक्रवात आ रहा है, बादल फट रहा है, ओला गिर रहे हैं, हिमपात हो रहा है, सूखा पड़ रहा है, पाला पड़ रहा है, लू जो कि अभी चल रही है, शीतलहर चलती है साहब सर्दियों में, है ना, या इसे कहते हैं हम लोग बिजली गिरना, तड़ित झंझा, ठीक है, लाइटनिंग स्ट्राइक जो जाती है उसे हम सब, ये वायुमंडलीय आपकी प्राकृतिक घटनाएं हैं। स्थलीय प्राकृतिक आपदाएं कैसी, जैसे भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गया, ठीक है, भूस्खलन हो रहा है, कहीं भू अवतलन हो रहा है, मिट्टी का अपरदन हो रहा है, ये सब स्थलीय है। हाइड्रोलॉजिकल अगर हम देखें, जलीय देखें तो बाढ़ आ रही है साहब, ज्वार आ रहा है, महासागरीय धाराएं, सुनामी वगैरह, ये सब। जैविक आपदाएं क्या है साहब, महामारी आ गई, कोविड आ गया, ठीक है, विनाशकारी कीटों का आक्रमण, जैसे टिड्डों का हमला हो जाता है, कई बार बर्ड फ्लू हो जाता है, डेंगू हो जाता है, एबोला हो जाता है, तो ये सब जैविक है। इसके अलावा मानव जनित भी हैं साहब। मानव जनित कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे नीचे आप देख लो, जो इंसानों की वजह से हो रहे हैं। तो भूकंप इंसानों की वजह से भी आते हैं साहब, है ना, अगर आप परमाणु बम फोड़ोगे तो भूकंप आएगा। भूस्खलन, अगर आप पहाड़ों पर जाकर के बहुत ज़्यादा शोर करोगे, कोई बम फोड़ोगे तो पहाड़ों पर भूस्खलन हो जाता है। और मृदा अपरदन ये इंसानों की वजह से भी होता है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने लिखा है सड़क, ठीक है, सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, ये भी मानवीय गतिविधियों की वजह से ही होते हैं, है ना, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा रासायनिक भी हैं साहब, विषैले रसायनों का विमोचन, ठीक है। इसके अलावा नाभिकीय विस्फोट अगर आप करोगे तो भी एक आपदा आ सकती है। और जैविक में अगर हम देखें तो जनसंख्या विस्फोट एक प्रमुख आपदा है, याद रखना। जब बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगी देश की तो फिर कैसे काम चलेगा साहब, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कुपोषण, लोग कमज़ोर हैं, तो जब नागरिक ही कमज़ोर हो गया तो देश कैसे मजबूत हो जाएगा। महामारी आ जाए, और जंतु एवं पादप रोग, ये सब आपके आपदाओं के प्रकार हैं। इनको बस देखना भरे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर कुछ पूछेगा अभी तो पूछ सकता है कि बताइए भूकंप किस प्रकार की आपदा के अंतर्गत आएगा, तो 4 ऑप्शन दे देगा, वायुमंडलीय, स्थलीय, जलीय, जैविक। तो कर लोगे यार, इसमें मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ ऐसी चीज़ है जो आप ना कर पाओ। तो उम्मीद करते हैं इसका पहला लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर बढ़िया लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही आपको मिलेगी। वहाँ आप मुझसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।